Command check. It's day 3. Most people start a challenge with high energy on day 1, but by day 3, 80% of them quit. If you are watching this, congratulations. You are a part of 20% who have the discipline of an officer. Today, we are attacking one of the most misunderstood yet scoring chapters in physics, center of mass, COM. From discrete particle to continuous body, we are clearing the backlog's depth today. I am Chris, and you are watching Unknown Aspirants. Let's deploy the strategy. Topics to cover in Center of Mass Part 1. These are the topics that we are covering in this chapter. So without समय को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास को समझना. देखो ये चिड़िया जो है हवा में उड़ते हुए ये चीज को बैलेंस कर रही है. इसका वजह है सेंटर ऑफ मास. या फिर ये बॉल जो है या फिर एक सर्कल जो है अपने सीधे सीधे ये ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब ये रोटेट कर रहा है, इसका भी वजह है सेंटर ऑफ मास. या फिर कोई बॉडी जो है वो गिर रही है तो अपने सेंटर के अबाउट गिरती है वो. बॉडीज लाई इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ये बात होता है. तो बैलेंसिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर मल्टीपल पार्टिकल. एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया. और ये जो है 3D अरेंजमेंट है. एक यहाँ पे y है, यहाँ पे x और यहाँ पे z है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? तो ठीक है, तो जैसे पोजीशन हम लोग पता करते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ओवरऑल कहाँ होगा, तो ये बात होकर बताता है ये. तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 upon m1 plus m2 plus m3. सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन तो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus upon m1 plus m2 plus m3. वैसे ही y डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या होगा? m1 y1 m plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 m2 m3 का सम. वही अगर आप z डायरेक्शन के लिए सेंटर ऑफ मास लगाओगे तो m1 z1 m2 z2 m3 z3 का सम अपॉन m1 m2 m3 का सम. ऐसे होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं. सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स. अगर दो पार्टिकल है और उसको बैलेंस करके रखना है अपने हाथों पे या फिर कहीं भी बैलेंस करना हो, एक भारी हो एक हल्का हो, तो हम लोग ये तो पूरे बात अच्छे से जानते हैं कि भारी की ओर हम लोग ज्यादा जाते हैं, झुकते हैं. ये होता है. अगर आप नहीं पता तो आप ये एक डंबल देख लेना. ये एक डंबल है, तो वैसे ये एक डंबल समझ लो. तो इसको निकालने के लिए बीच का वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता करना है. तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे? r1 इज इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2 और r2 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू दिस मच एंड r2 इज इक्वल टू m1 r अपॉन m1 प्लस m2. मतलब क्या हुआ? अगर r2 निकालना है तो दूसरे का रेडियस अपॉन सबका मास. सॉरी, माय फॉल्ट, आई रिपीट अगेन. दूसरे का अगर r2 निकालना है ना तो दूसरे का मास, सामने वाला मास. r2 निकालना है तो सामने वाला मास अपॉन सबका मास अपॉन सबका रेडियस. अगर r2 निकालना है तो कैसे निकालोगे? सामने वाला मास अपॉन सबका मास m1 और m2 अपॉन सबका रेडियस. ठीक है. अगर ये मेथड होता है बेसिक वाला, अगर ये निकल गया तो ठीक है, ये वाला लगा दो बैलेंस करने के लिए. m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2. उस पोजीशन पे तो दोनों बैलेंस हो गया होगा ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस पोजीशन के लिए m1 r1 प्लस m2 r2. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है. 1 सेकंड का पल्स. चलो देखो इसमें हुआ क्या था आखिर. ये आपका y डायरेक्शन, ये आपका x डायरेक्शन में. एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है. इस पार्टिकल का ये पार्टिकल है. ये पार्टिकल है 4 kg का, ये पार्टिकल है 2 kg का. इसका रेडियस r1 है और यहाँ से यहाँ तक का बोल रहा है वो 5 मीटर. तो बताना है तुम्हें कि r1 इज इक्वल टू व्हाट. सीधे फॉर्मूला पे लगाओ ना. जैसे r1 निकालना है ना तो दूसरे का मास, r1 निकालना है तो दूसरे का मास अपॉन सबका रेडियस अपॉन सबका मास. ये 4 और ये 2, तो 4 प्लस 2 6. और यहाँ से लगाओ, ये आपका मिल जाएगा. और यहाँ से आप अगर इसको स्प्लिट करना है तो इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दो, वेक्टर के फॉर्म में तोड़ दो. तो m1 m2 सॉरी वेक्टर के फॉर्म में तोड़ोगे तो ये अगर वेक्टर r है तो r cos थीटा ये हो जाएगा, r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा, जो कि यहाँ से हम लोग दिख रहा है. और यहाँ से जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम लोग पाएंगे. बेसिक बात थी लेकिन जानने योग्य थी. आगे बढ़ते हैं. टॉपिक 4 है सेंटर ऑफ मास इन अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब एक बॉडी है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे एक बॉडी है, इसका छोटा सा डीएम ये है आपका, ये बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है. कॉन्टिन्यूअस बॉडी है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन पता करना है तो RC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM. और यहाँ से जो होता है 1/m बाहर निकल जाएगा. इंटीग्रेट कर दो
अपॉन आर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन। अब ये आर क्या हो सकता है, तो आर एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। बेसिकली आर जो है वो पोजीशन को डिनोट करता है, तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया था आर जो है आपका पोजीशन को डिनोट कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वाई डायरेक्शन में तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। जेड डायरेक्शन में इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये होगा आपका कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल के लिए, मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो और इसको एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आपको रट्टा मार के याद कर लेना, अदरवाइज दिमाग में रखोगे तो ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व होगा। सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r अपॉन पाई पे होता है, 2r अपॉन पाई। सेमी सर्कुलर डिस्क का होता है 4r अपॉन 3 पाई, होलो हेमिस्फीयर का होता है r/2, सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है 3r/8, आर्क ऑफ द रिंग का होता है r sin थीटा अपॉन थीटा। याद रखना कि थीटा जो है वो आपका रेडियन में होना चाहिए। आगे होलो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है h/3 होता है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है h/4 पे होता है, सेक्टर ऑफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो होता है 2/3 r sin थीटा अपॉन थीटा। जैसे सेक्टर का तुमने वहां पे डिस्क का आर्क का निकाला था ना, r sin थीटा अपॉन थीटा, बस वहां पे 2/3 मल्टीप्लाई कर दो तो 2/3 r sin थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास फॉर अ कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म मास, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेंटर ऑफ मास पता करना है बॉडी का, लेकिन जो मास होगा वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि वो जितना दूर जाओगे उतना वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो इसके लिए जाओ एक्स डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक स्ट्रिप पकड़ लो और इसको इंटीग्रेट कर दो। कैसे, अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। वाई डायरेक्शन में आपका जो है सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सिमेट्रिसिटी दिख रही है, देखो एक्स डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे है, ये जितना मटेरियल यहाँ पे है इतना ही मटेरियल यहाँ पे। लेकिन वाई डायरेक्शन में देखोगे तो वाई डायरेक्शन में तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा कि वाई डायरेक्शन में जितना मटेरियल यहाँ पे है, सॉरी माय बैड, वाई डायरेक्शन में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, जितना मटेरियल यहाँ पे है उतना मटेरियल नीचे नहीं है, इसीलिए हम लोग लगाएंगे सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब चूंकि डीएम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा डीए, और सिग्मा डीए को यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू दे रखा होगा, देखो यहाँ पे कहीं सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, हाँ दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 2r पुट कर दो और पाई आर डी आर, और यहाँ से डीए को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, डीए मतलब एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ तो पाई आर स्क्वायर को तुम ये भी तो लिख सकते हो पाई आर इंटू ये छोटा सा आर वाला को डी आर नहीं लिख सकता, डी आर, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने ये पुट किया और यहाँ से पूरा जब किया तो ये जो है इसको सॉल्व किया, तो और यहाँ पे इस वैल्यू को जो है उठा के यहाँ पे पटक दिया, यहाँ पे पटका तो और इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 से लेके r तक, और यहाँ से इंटीग्रेट और ये भी इंटीग्रेट हुआ, और यहाँ से हमें फाइनली वैल्यू ये जो है पुट किया और आंसर हमारा आया 3r/2π। ठीक है, तो ऐसे होता है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाओ नेक्स्ट जो है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंबाइंड स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। बोथ आर सेम मटेरियल, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दोनों का मटेरियल सेम है, ये भी मटेरियल और ये भी मटेरियल सेम है, बस बॉडी डिफरेंट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हो। ठीक है, सबसे पहले तुम इसको ये मान लो कि ये आपका C है, ये आपका C1 है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करेगा, कहीं बीच में नहीं तो यहाँ पे लाई करेगा, जहां भारी होता है वहां पे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे भारी समझ लो तो यहाँ पे लाई करेगा, और इसको लिख दो CM, सेंटर ऑफ मास को हम लोग CM लिख लो या फिर हाँ COM लिख लो। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ का आपको तो रेडियस पता ही होगा, क्योंकि ये देखो एक ये बोला है कि यहाँ पे 2r है, तो ये मतलब रेडियस मतलब ये इसका लेंथ हो जाएगा r, और चूंकि हम लोग को पता होता है कि सेंटर ऑफ मास जो सेमी सर्कुलर डिस्क का होता है 4r/3π पे, तो ये भी हमें पता है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, तो सेंटर ऑफ मास के निकालने का एकदम आसान मेथड होता है ना। अब r1 निकालोगे, r1 कैसे निकलता है, तो सबसे पहले r1 निकालोगे। r1 मतलब क्या, r1 मतलब सीधी सी बात है, क्या r1 मतलब क्या बताओ, ये r का मतलब निकालोगे ना, हाँ तो वही r का मतलब निकाला जाएगा। R1 मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास से ये जो हमारा ये मास 1 वाला पार्टिकल है वो कितना दूर है, ये R1 बता रहा है। तो R1 इज इक्वल टू वही है, अगर R1 पूछ रहा है तो दूसरे वाला मास, दूसरे का मास अपॉन सबका मास, सॉरी दूसरे का मास अपॉन सबका मास अपॉन सबका रेडियस जो है आपका ये, तो वही चीज है। अगर R1 निकालना है तो दूसरे का मास अपॉन सबका रेडियस, ऐसे करोगे और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, और यहाँ से पुट करने के बाद यहाँ पे आंसर आया। 1 सेकंड का पल्स, जिसने अच्छे से नहीं समझा एक बार देख लो। चलो आगे बढ़ो। आगे है आपका सेंटर ऑफ मास इन कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंस में इक्का दुक्का क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे, तो अच्छे समझना। अच्छा मान लो कि ये देखो काटा गया, तो कहाँ काटा गया, एक्स डायरेक्शन में ही काटा गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाली इसकी जगह होता तो हम लोग मान लेते कि हम नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में काटा गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लगेगा, एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो कैसे लगेगा, देखो
हम लोगों ने सीधे पढ़ा था कि एक बॉडी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक फुल बॉडी था उसमें से इतना बॉडी काट दिया और ये प्लस एम का था, ये प्लस एम का था, इसमें माइनस एम आ गया। हालांकि होता नहीं है लेकिन हम लोग मान सकते हैं सिग्मा माइनस, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए जो होता है हम लोग पहले लिख लेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो m1x1 मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू x1, इसका डिस्टेंस कितना है 0, प्लस फिर माइनस सिग्मा इंटू पाई आर। अब ये जो है इसका रेडियस जो है r/2 पे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये है आपका इसका सेंटर ऑफ मास है r/2 पे, तो इंटू r/2। और वेन एवर पुट द वैल्यू और कौन सबका मास, तो सबका मास कैसे निकालेगा, इसके लिए तो हो जाएगा इसका मास m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना पाई इंटू सिग्मा इंटू डी एफ, सिग्मा ए की जगह पे हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख दो, और वैसे ही इसके लिए भी वैसे ही लिखो। लेकिन ये तो सिग्मा इसका माइनस है, तो माइनस इंटू इसके टर्म में लिखोगे और रेडियस जो है माइनस r/6 पे आएगा। माइनस r/6 क्या डिनोट कर रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो लेफ्ट साइड लाई करेगा। सेकंड मेथड क्या है कि आप सीधी सी बात है, आप इसी बॉडी को ऐसे मान लो कि मजा ही आ जाए, मतलब ये कि इस बॉडी को आप ऐसे कैसे कह सकते हो, रुक जाओ लेट मी, हाँ ये है कि आप ये बॉडी है, इसका आप निकालोगे तो इसका मास m1 निकाल लो, ठीक है, और इसको ऐसे लगा दो m1 और m2 लगा दो, इसका मास बीच का रेडियस अगर आप x मान लो, इसका रेडियस तो तुम्हें पता ही है r/2, और यहाँ पे वो वाला मेथड लगा दो m1x1 इज इक्वल टू m2x2, क्योंकि बीच का सेंटर ऑफ मास मतलब ये r1 ही तो पता करना है। r1 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो m1r की जगह पे हम लोग x पता कर लोगे, तो m1x प्लस m1x इज इक्वल टू m2r/2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो एंड आंसर गेट करो। और यहाँ पे ये पता कैसे चलता है कि हम m1 और m2 को कैसे लिखो, सिंपल, m1 कैसे लिखा जाएगा, m1 होता है सिग्मा इंटू ए, एरिया, ये होता है मास अगर आपका ये एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस केस में हम लोग सिग्मा को तो एज इट इज लिख दिया, और एरिया तुम्हें लिखने नहीं आएगा भाई, क्लास 11th के बच्चे हो, 12th में आ गए हो, तो एरिया तो लिखने आना ही चाहिए। एरिया क्या होता है, इसका पूरे के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें से मैंने घटा दिया ये वाला एरिया, और ये आपका मास m1 हो जाएगा। और ओवरऑल जब सॉल्व किया तो ये आया। और m2 का मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सिंपल, ये तो छोटा वाला है, इसमें ये वाला हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट किया और आंसर दे दिया। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत ही बेहतरीन और आसान कॉन्सेप्ट, क्या होता है, वही चीज होता है, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन, ठीक है। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वो भी निकाल देंगे हम भाई, m1 चेंज इन r1 प्लस m2 चेंज इन r2 प्लस m3 चेंज इन r3, ऐसे ही सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और यहाँ पे आपका इसका बेसिक एग्जांपल है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो निकाल दो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m1 चेंज इन x1 प्लस m2 इंटू चेंज इन x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये देखना, ये आपका 2 है, बीच का यहाँ पे दे दिया है कि ये कितना दूर है, तो ये है आपका 2, तो m1 इंटू चेंज इन x1, ठीक है, प्लस m2 इंटू चेंज इन x2, तो ऐसे ही लगा दो, यहाँ पे ये 2 दे रखा है चेंज इन x1, और यहाँ पे -3 दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव रख, तो यहाँ पे m1x1 और अपॉन m1 प्लस m2, और यहां से निकालोगे तो ये ओवरऑल निकल के आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास जो है आपका पीछे की तरफ लाई करेगा, 11/7 सेंटर ऑफ मास होता है। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसे हम लोग vcm और एक्सेलरेशन को acm से लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, rcm इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और इसको जब डिफरेंशिएट किया तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। हाँ, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला, वो क्या होता है m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ से हमें यह कंसेप्ट निकलता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से हमें ये निकल के आता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग, ये क्या होता है m1v1 m2v2, याद है ना कि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v होता है, तो ये देखो कुछ ऐसा ही बनते नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट मोमेंटम, ठीक है। हाँ, और बात रही इस केस के बारे में, अगर एक्सेलरेशन को डिफरेंट कर दिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट किया, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला, जिसको मैं ऐसे लिखा, और इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि ma जो होता है वो तो मास को डिनोट करता है, यानी f नेट जो होगा वो होगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो, और नोट पॉइंट क्या है कि अगर एफ नेट निकालना है तो हम लोग ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मोमेंटम को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एफ नेट मिल जाएगा। अगर एफ नेट 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम, आपका नेट मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन, अच्छा फोर्स कैसे 0 हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स कैसे 0 हो सकता है अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो, और मोमेंटम कैसे अगर एक्सेलरेशन, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये था आपका पार्ट 1। अब लेट्स डाइव इनटू पार्ट 2। दिस इज द शॉर्ट नोट्स फॉर अ फ्री स्पेस। अगर आपको सीखने के लिए मिला, शॉर्ट नोट्स डालो, आंसर पाओ। चलो, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग द मोमेंटम कंजर्वेशन।
दिस इज अ पार्ट 2 टॉपिक्स वी आर कवर्ड इन मोमेंटम वर्सेस कोलिजन, पार्ट 2 है, तो ये सारे टॉपिक्स है, देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोमेंटम कन्वर्जन, ठीक है, मोमेंटम कन्वर्सेशन, ठीक है। तो अगर देखो आपका अगर एफ नेट जो है वो मास इनटू सेंटर, पिछले बात में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका नेट फोर्स जो होने वाला है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होने वाला है। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ नेट मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर नेट मोमेंटम को भी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि नेट मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, नेट मोमेंटम को ये लिखा जा सकता है कि मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एम इज अ सिस्टम बस। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस जैसे इस केस में अप्लाई होंगे। अगर आपका नेट फोर्स 0 हुआ तो उस केस में आपका मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और मोमेंटम कांस्टेंट हुआ यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने के दो तरीके, पहला अगर आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो आपका 0 हो, इट रिमेन 0 और कांस्टेंट एट रेस्ट ऑल्सो पार्टिकल इन रिमेन मूव। मतलब हो सकता है कि पार्टिकल मूव करते रहे लेकिन आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पर रहे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो है वो सलीम सर अपने हाथ पे वो टैब नहीं ना चाहते, वैसा यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है। दूसरा क्या है कि इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड नॉट बी 0 लेकिन सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस टू द मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तो ये दो केस है। चलो अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट होने का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट होने का मतलब ये है कि आपका जो फोर्स है वो तो 0 ही होने का होगा और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका पार्टिकल जो है उसका पोजीशन अगर सेंटर ऑफ मास RCM है तो उस केस में हम लोग M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन अपॉन M1 M2 M3 ऐसे सो ऑन का सम, ठीक है। अगर बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका 0 है तो इसको आप कर दो। अगर ऐसा है तो अगर मैं इसका चेंज इन पोजीशन लूंगा तो वो होना चाहिए ना। तो चेंज इन अगर पोजीशन लिया तो उस केस में ये तो 0 हो गया क्योंकि ये तो आपका उसी स्टेट पे था, तो पोजीशन 0 होगा और ये चीज इधर आके फिर से ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 0 इज इक्वल टू M1 चेंज इन R1 प्लस M2 चेंज इन R2 प्लस M3 चेंज इन R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास है वो आपका 0 है। हियर चेंज इन R1 चेंज इन R2 एंड सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 0। आगे बढ़ते हैं। इफ बॉय वॉक अनदर, ये इसका एक बेसिक एग्जांपल है। ये देख लो कि एक प्लैंक जो बच्चा है वो प्लैंक के ऊपर चल रहा है तो ओवरऑल वो प्लैंक कितना पीछे मूव हुआ होगा। तो ये इसका केस है। इसमें होता क्या है कि ये बच्चा जो है जैसे ही चलेगा तो अपने प्लैंक की तरफ पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा और ये अपने आप प्लैंक इसके लिए आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। और यहाँ से ओवरऑल आपको बच्चा जब L चला तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा L ही चला है, वो चला है L माइनस एक्स और ओवरऑल पीछे डिस्प्लेसमेंट x हुआ है। तो और यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, और यहाँ से लगा सकते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 चेंज इन x1 प्लस M2 चेंज इन x2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तीसरा होता है बॉय ट्रॉली सिचुएशन। यहाँ पे नेट फोर्स आपका 0 होता है और मोमेंटम आपका कांस्टेंट होता है। मतलब हुआ क्या कि एक बच्चा जो है यहाँ पे ट्रॉली पे चुपचाप खड़ा था, अचानक से उसके दिमाग में खुरापाती दिमाग आया और यहाँ से इसने कूद गया, यहाँ से ऐसे कूद गया तो ट्रॉली जो है आपका पीछे चला गया। तो इनिशियली एट ऑल द पार्टिकल, देख लो इनिशियली ऑल आर रेस्ट, ठीक है, सब रेस्ट पे था। बॉय जंप्स विथ यू, ये यू जंप कर रहा है। तो ये जो है ना ये वेलोसिटी होता है आफ्टर द जंप, ठीक है, रिलेटिव टू द वेलोसिटी, रिलेटिव टू द ट्रॉली, ये वर्ड हिडन होता है। फाइंड द ट्रॉली का वेलोसिटी। सिंपल नोट यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जो होता है ना u इज अ रिलेटिव टू ट्रॉली आफ्टर जंप। अगर ये बात है तो लेट्स बिगिन। अगर वो कूदा तो मान लो कि वो u1 वेलोसिटी से कूदा और ये ट्रॉली जो है वो आपका v वेलोसिटी से पीछे गया, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हो जाएगा और u इज इक्वल टू u1 प्लस v हो जाएगा। और ऐसे निकालोगे तो u1 इज इक्वल टू u माइनस v हो जाएगा। और मोमेंटम इनिशियल जो है आपका शुरुआत में पार्टिकल 0 पे था और एट द एंड पे फाइनल पोजीशन फाइनल मोमेंटम विल बी 0। तो यहाँ पे लगा दो तुम m1 u1 इज इक्वल टू m1 v और यहाँ से पुट एंड गेट। तीसरा होता है गन बुलेट मजल। गन बुलेट जो प्रॉब्लम होता है जिसमें मजल का वेलोसिटी हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। मजल का वेलोसिटी इज u। मजल का वेलोसिटी u देने का मतलब ये हुआ कि आपका जो मजल का वेलोसिटी होगा वो गन के रिस्पेक्ट में होगा, वो u दिया होगा। मतलब क्या होगा कि ये जो मजल का जो वेलोसिटी निकलने वाला होगा वो गन के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा कि ये इतना है। तुम्हें निकालना है कि
मजल का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा हमारी नज़र से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी तो तुम्हें फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन, मतलब वापस उस पोजीशन पे आने के लिए कितना लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका नोट पॉइंट, ये है, आप देख लो। इसमें क्या होता है कि आप जैसे गन से बुलेट फायर करते हो, ये गन पीछे जाता है और वापस रिकॉइल होकर आ जाता है यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन को हमने क्या डिफाइन किया था, वो था आपका यू। तो ठीक है, वी से रिकॉइल करते हो तो वी लिख दो। तो वी से हमने इसको डिफाइन किया था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को यू से डिफाइन किया था, और ये जो है आपका, हाँ, इसको जब सॉल्व किया ओवरऑल में यू ही निकल के ये आया, और ये सॉल्व एंड गेट। एक्सप्लोजन कॉन्सेप्ट भाई साहब बहुत ही बेहतरीन है, मुझे तो अच्छा लगता है। बताओ, ये आपका एक, मान लो कि एक ऐसा मटेरियल है जो यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अचानक से मूव करते करते इसके अंदर ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ कि ये अपने दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। इसका वेलोसिटी अगर v1 है और इसका वेलोसिटी अगर v2 है, और ये मूव कर रहा था u वेलोसिटी के साथ। तो देखो यहाँ से दो केस बनते हैं। एक्सप्लोजन ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, तो यहाँ पे आपका इंटरनल फोर्सेस के चलते आपका एक्सप्लोजन होगा, इसलिए आपका एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, तो यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी द कांस्टेंट, एंड mu इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बात करते हैं, ये सब एग्जाम्पल है, आप देख लो। एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब ऐसा हुआ कि आप इसी चीज को यू वेलोसिटी के साथ देख रहे हो, एट द एंड टाइम पे उसने जो है यहाँ पे फूट गया। तो ये एक जो है इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये m1 वाला वेलोसिटी आपका अलग से जीरो गिर गया नीचे, और दूसरा वाला वेलोसिटी जो गिरना चाहिए था सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे, लेकिन वो गिरा है यहाँ पे। तो बताना है कि क्या बताना है भाई, फाइंड डिस्टेंस ऑफ m/3 फ्रॉम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, m/3 का डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। लगेगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें थोड़ा सा रेंज का भी इशू होगा, रेंज निकालोगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुलेट हिटिंग ब्लॉक बॉब। ठीक है, मैनी क्वेश्चंस आर फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। बुलेट हिटिंग ब्लॉक को बुलेट हिट करता है या फिर बॉब को हिट करता है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगता है। एक लगता है कि मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरा लगता है मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी यानी ये क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो, एक बुलेट है, इससे टकराया, ये चीज जो है ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ये इधर जाएगा, ये आपको इसको कंप्रेस करेगा, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी आएगा, इसको वापस उधर भेज देगा। इतना सारा इसके साथ सिचुएशन होगा। रियल लाइफ में भी तो यही होगा ना। तो बुलेट गेट एम्बेडेड इन ब्लॉक, मतलब इसके अंदर धंस गया है। तो बताना है कि आपका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, मतलब कितना मैक्सिमम कंप्रेस हो पाएगा ये आपका स्प्रिंग, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। और यहाँ से ये क्या होगा, जब से ऐसे ही बुलेट इसके अंदर फंस जाएगा, इसका मास जो होगा m प्लस बड़ा वाला m हो जाएगा। तो इसके लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब ठीक है, तो निकालो, कैसे निकालोगे, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और यहाँ से निकालोगे तो m1 पहले की शुरुआती तौर पर इसका वेलोसिटी जीरो था, लेकिन कुछ क्षण बाद तो m1u प्लस बाद का टाइम क्या होगा, जब दोनों का वेलोसिटी ये होगा तो m1 प्लस m का इंटू v, और यहाँ से वेलोसिटी जो निकल के आता है ओवरऑल, ये जो पूरा डब्बा का वेलोसिटी होगा वो इतना है। अब दूसरा हम लोग यूज करेंगे लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। अब यहाँ पे जैसे ही आपका काइनेटिक एनर्जी जितना लॉस कर रहा है, लॉस कैसे निकालोगे, तो 1/2 इंटू टोटल मास इंटू टोटल का वेलोसिटी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल 1/2 इंटू kx स्क्वायर, और यहाँ से x आप निकाल दोगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपका एग्जांपल 7 है। इसमें क्या होता है कि एक बुलेट जो होता है बॉब को यू वेलोसिटी के साथ आता है, और ये बॉब से टकरा जाता है और इसके अंदर धंस जाता है। और तो ये बताओ कितना ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन देख लो, अगर आपका m1u इज इक्वल टू टोटल ओवरऑल, ये जो है पहला इसका लिखोगे और इसका लिखोगे m इनिशियल, तो m1u1, और ये तो आपका जीरो पे था, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा। तो इस केस में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, एक मिनट, इस केस में आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो इसका लिखोगे, इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी क्या है, m छोटा वाला m इंटू यू प्लस, ये तो आपका जीरो पे था तो जीरो लिख दो, इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी जो है आपका m प्लस m हो जाएगा, तो m प्लस बड़ा वाला m इंटू ये वेलोसिटी v के साथ जा रहा है तो v। अब तुम्हें फाइंड करना है कि बता दो, हाँ ये चीज पहले वाले इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये चीज ही यहाँ पे लिखी हुई है, देखो अगर अच्छे से देखोगे तो दिख जाएगा तुम्हें, लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ से तुम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो m के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी जैसे ही पता चल गया, अगर कंप्लीट रोटेशन हुआ है, अगर कंप्लीट रोटेशन हुआ होगा तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते थे √5gl। अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालना है तो √2gl, अगर थीटा निकालना होगा तो ये जो है आपको √2gl से तो ज्यादा ही होना चाहिए, और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
ब्लॉक मूविंग ओवर अनदर ब्लॉक, मतलब क्या होगा कि एक ब्लॉक है यहाँ पे, ये भी एक ब्लॉक है m2 मास का, ये है आपका m1 मास का, और ये बेचारा इसका पैसिव वेलोसिटी है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसके चलते अगर ये ऊपर जितना जाएगा वो ही इतना डिस्प्लेस होता जाएगा। जैसे होता क्या है कि यहाँ से जब ये चढ़ेगा यहाँ तक आएगा तो ये इस तरह से वेलोसिटी इसको धस 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 करते हुए इसको वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा तो इसको भी ये ओवरऑल पीछे की तरफ ले जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम ओवरऑल जो है आपका मूव करेगा। ओवरऑल कहने का मतलब यही है। तो लेट्स एनालाइज। तो यही एनालाइज करने पे मिला। तो एच हाइट ऊपर जाने पे क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। अगर एच हाइट ऊपर जाओगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो पहले यहाँ पे दो ही को चीज लगेगा, एक तो आपका ये नेट मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, और दूसरा जो होगा लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन काइनेटिक। तो लगा दो, एक्स डायरेक्शन में लगा दो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, अभी तक मुझे बोलने नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो m1u इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू vx, और यहाँ पे आपका vx जो होगा m1u अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो पहले से निकल गया। लॉस इन पोटेंशियल कैसे निकलता है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे लगाओगे और यहाँ से लिखोगे तो आपका जो mgh होगा, h हाइट ऊपर गया था तो इसलिए इसका पोटेंशियल जो होगा mgh हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये ब्लॉक का लिखोगे तो 1/2 इंटू m1 इंटू u का स्क्वायर, क्योंकि u वेलोसिटी से जा रहा था, माइनस करना होगा तुम्हें क्योंकि ये उसके साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए था। तो 1/2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू vx। ये किसके लिए है, ये ओवरऑल ब्लॉक के लिए है, ब्लॉक वाला हैविंग ओवरऑल सिस्टम वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। मतलब होता क्या है कि आप ये एक ब्लॉक लिया, ये एक 2 मास का ब्लॉक है, अभी अपने नेचुरल लेंथ पे अपने हैं, दोनों अपने नेचुरल लेंथ पे अभी फिलहाल के लिए। तो अब इसको वापस से इसको मैक्सिमम कंप्रेशन करना है तो बताना है क्या होगा। सिंपल, एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ हैज सेम वेलोसिटी, दोनों के पास सेम वेलोसिटी होगा, यानी कि अगर आप निकालते हो तो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, तो वहां से लगा दोगे m1u और प्लस mv इंटू 2mv, क्योंकि इसका मास 2m है। यहाँ से आपको वेलोसिटी निकल के आ जाएगा कि वेलोसिटी जो होगा 2u/3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लगाना होगा टोटल एनर्जी जो होगा वो आपका कांस्टेंट है, यानी m1u1 मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा। और तीसरा यही चीज हमने यहाँ पे लगाया था। या फिर दूसरा मेथड ये भी यूज कर सकते हो कि ये आपका, ये तो अभी रहने दो, लोग के समझ में। चलो आगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटर हेड ऑन कोलिजन वर्सेस ऑब्लिक कोलिजन। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन लोगों के लिए 2-3 टर्म्स याद रख लो, जैसे कि आपका लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये होता है LOM, मतलब लाइन ऑफ मोशन, ये भी आपका LOM ही है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, ये होगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये होगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन इसके कहा जाता है, इसे ऑब्लिक कोलिजन कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, तो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द फोर्स T1 एंड T2। तो इसके चलते निकालना होता है, तो F dp/dt इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल लोगे तो फोर्स आपका कांस्टेंट हो सकता है, फोर्स आपका टाइम वेरिंग हो सकता है। अगर फोर्स आपका कांस्टेंट हुआ तो इस केस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। अगर आपका फोर्स टाइम वेरिंग हुआ तो इसके लिए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dt फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक। तो इम्पल्सिव फोर्स जो होते हैं इसके बारे में 2-3 बातें याद रख लो कि ये जो कम समय के लिए ही लगते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में लगते हैं। और आपका जो ड्यूरिंग कोलिजन इम्पैक्ट mg इज टेकन एज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स, नो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू mg के चलते कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होता है। अगर मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दे दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, तो वो आपका चेंज इन मोमेंटम देगा, और चेंज इन मोमेंटम को ही तो हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, तो इम्पल्स देगा। ये दोनों का दोनों। आगे देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये होता है वेलोसिटी अलाउंग विद इम्पैक्ट होता है। इलास्टिक अब देखो ये कोलिजन के लिए बेसिकली डिफाइन होता है। अगर इलास्टिक होगा तो E इक्वल टू 1 होगा, अगर पार्शियल इलास्टिक होगा तो E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, और इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो इम्पैक्ट E इज इक्वल टू 0 होगा। हियर इज द बेसिक एग्जांपल। रिलेटिव मोशन का ही सवाल होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो यहाँ पे ये दोनों अपना, इन लोगों के बीच में जो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन कितने का हुआ होगा इन लोगों के बीच में, बताओ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, 4 - 3 इज इक्वल टू अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितने से अप्रोच हो रहा था, 4 + 2 का अप्रोच। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलिजन विद फ्लोट। अगर मान लो कि ये आपका है बॉल और इसको नीचे टप्पा मारा, फिर H हाइट ऊपर गया, H2 हाइट हुआ, इससे फिर से टप्पा, ये आपका काइनेमेटिक्स में आपने ये सवाल किया होगा। और यही चीज़ है कि अगर आप किसी एंगल पे मारते हो तो लाइट का रिफ्लेक्शन, जैसा लाइट वाला तुमने पढ़ा होगा कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये आपका नॉर्मल होता है, I इज इक्वल टू R होता है, और ये आपका नॉर्मल वाला लाइन। सेम केस उसी पे अप्लाई कर दोगे आ जाएगा।
हेड ऑन कोलिजन के बारे में क्या होता है कि एक और m1 मास है, एक m2 मास है, और दोनों आपस में टकराए, फिर वापस ये अपना इधर वेलोसिटी, ये अपना इधर वेलोसिटी हो गया। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वेलोसिटी भी इधर मान लेते हैं। मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, पुट द वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 0। अब यहाँ पे 3 केस पहला होता है कि अगर आपका E इज इक्वल टू 1, E इसके बीच में हुआ, E आपका 0 हुआ, तो इसके लिए होता है कि काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम लॉस होगा इसके केस में जब आपका चिपक जाएगा। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? ऑब्लिक कोलिजन 2D में होता है सबसे पहली बात, और ये चीज देख सकते हैं ऑब्लिक कोलिजन का एक बेहतरीन सा एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। मास बेयरिंग रॉकेट जो होता है आपका, मास बेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, इसके लिए आप एडुलिटी एडुलिटी का आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। चलो दैट्स ऑल, यही था सेंटर ऑफ मास का पूरा सार। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी चीज़ जाना कि इस पे बेस्ड जो टॉपिक जो जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस और एनडीए में जो पूछे जाते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं। तो यही था कि जो वीडियो देखना होता है वो 10% होता है, लेकिन 90% जो होता है वो तुम्हारा प्रैक्टिस के ऊपर डिफाइंड होता है। तो यही बात है। I have Chris, the unknown aspirant. I will see you in the next one. Jai Hind.